नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता और मेरे YouTube चैनल विद्यार्थी परिवार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कड़ी के अंतर्गत हम चलेंगे जो हमारा सामाजिक विज्ञान का, ठीक है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान का आपका TDT के अंतर्गत प्रश्न पत्र है, उस श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग चल रहे थे। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो 2013 का, ठीक है, जो 2013 का TDT का फॉर्म भराया गया था, उसके अंदर जो परीक्षा हुई थी दोस्तों, वो हुई थी आपकी 1 फरवरी 2015 को, ठीक है, 1 फरवरी 2015 को यहाँ पे उसका पेपर सॉल्व किया जा रहा है दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन क्लिक कर लीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दिया जाए कि जो सामाजिक विज्ञान या SST के अंतर्गत, आपका सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत 4 विषय होते हैं। एक तो इतिहास होता है, दूसरा नागरिक शास्त्र, तीसरा भूगोल और चौथा अर्थशास्त्र। तो आपको उसमें से 2 विषयों को देना पड़ता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग पिछले क्लास में इतिहास को सॉल्व कर चुके हैं। तो आज की कड़ी में दोस्तों हम लोग चलेंगे आपके नागरिक शास्त्र के अंतर्गत, ठीक है। तो दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा प्रश्न। तो पहला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लोकमान्य तिलक ने नहीं लिखी है? हिंद स्वराज, द ओरियन, गीता रहस्य, आर्कटिक, होम इन द वेदाज। तो जल्दी से गेस करिए दोस्तों, फटाफट बताइए। तो दोस्तों जो लोकमान्य तिलक द्वारा पुस्तक नहीं लिखी है वो लिखी गई है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज आपको पता है दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा, राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन सा भाग नहीं लेता, यानी राष्ट्रपति चुनाव में निम्न में से कौन भाग नहीं लेता? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य या विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। तो आई होप आप दोस्तों जल्दी से वीडियो को पुश करके आंसर को गेस करिए। तो दोस्तों जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता वो विधान परिषद की जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो नहीं लेते, ठीक है दोस्तों। और संसद के दोनों सदन और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये सभी राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। यदि सदन का सत्रासन हो गया है तो उसे आहूत करने के लिए कौन अधिकृत है? अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तो दोस्तों यदि सत्र का, यानी सदन का जो सत्रासन हो जाता है उसे आहूत बुलाया जा सकता है, वो राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो राष्ट्रपति द्वारा ही आहूत किया जाता है। ये कई बार एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन को बदल कर दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दोस्तों। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? स्वामी विवेकानंद द्वारा या जवाहरलाल नेहरू द्वारा या महात्मा गांधी या दादा भाई नौरोजी द्वारा? तो दोस्तों जो प्रन्यास सिद्धांत है, ठीक है, वो महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन पदमुक्त कर सकता है? राज्यसभा, राज्यसभा या लोकसभा दोनों या निर्वाचन आयोग? तो दोस्तों जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं उसको पदमुक्त राज्यसभा और लोकसभा दोनों कर सकती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न थोड़ा छोटा कर दिया जाता है। प्रश्न है, द्विसदनवाद निम्नलिखित शासन प्रणालियों में से किस एक की अनिवार्य विशिष्टता है? अध्यक्षात्मक व्यवस्था की, संसदात्मक व्यवस्था की या संघात्मक व्यवस्था की या एकात्मक व्यवस्था की? तो दोस्तों जो द्विसदन की बात की जाती है, जैसे केंद्र राज्य की बात करें तो उसमें जो ऐसी शासन प्रणाली वो संघात्मक वाले देशों में होती है, जैसे भारत है, अमेरिका है, ठीक है दोस्तों। ऐसे शासन व्यवस्था वाले देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, वह कौन निश्चित करता है कि कोई वित्त विधेयक है अथवा नहीं? भारत का राष्ट्रपति, भारत का वित्त मंत्री, लोकसभा का स्पीकर या राज्यसभा का सभापति? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में लगातार प्रतियोगी परीक्षा में पूछे भी जाते हैं ये। तो यहाँ पे दोस्तों लोकसभा का जो स्पीकर होता है या लोकसभा का अध्यक्ष होता है वही यह निर्धारित करता है कि कौन सा विधेयक या कौन सा कानून वित्त विधेयक है या कौन सा सामान्य कानून है, इस प्रकार दोस्तों। तो आगे चलते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी प्रांत के राज्यपाल को कोई विवेकाधिकार नहीं है, बहुत व्यापक विवेकाधिकार है, कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार या विशेषाधिकार है, या फिर इसमें से कोई नहीं?
तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार प्राप्त हैं या विशेषाधिकार प्राप्त हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, उदारवाद का मूल तत्व क्या है? व्यक्तित्व स्वतंत्रता, विशिष्ट अर्थव्यवस्था या पंथ निरपेक्षता या समानता? तो दोस्तों उदारवाद का मूल तत्व है व्यक्तित्व स्वतंत्रता। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ही उदारवाद अपना मूल तत्व मानता है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 है, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार एग्जाम पूछा था लगातार। तो यहाँ पे दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है? 93वां संविधान संशोधन द्वारा, 86वां संविधान संशोधन द्वारा या 91वां संविधान संशोधन द्वारा या 92वां संविधान संशोधन द्वारा? तो दोस्तों हाल ही में जो आपका टीजीटी का पेपर हुआ था इसमें पूछा गया था, और जो आपका हाल ही में ठीक है यूपी टेट का सुपर टेट का पेपर हुआ था इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 86वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है दोस्तों, संविधान के जो 86वां संविधान संशोधन हो उसी में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मौलिक शिक्षा के अधिकार के अंदर जोड़ दिया गया दोस्तों। आगे है क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, संविधान की 12वीं अनुसूची किसके कार्यों से संबंधित है? ग्राम पंचायतों से, राष्ट्रपति से, नगर पालिकाओं से या प्रधानमंत्री से? तो दोस्तों ये संबंधित है नगर पालिकाओं से। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा का अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? प्लेटो, बेंथम, हॉब्स या बर्क? दोस्तों हॉब्स ही है, एक ऐसा विचारक है जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक जिसने आत्मरक्षा का अधिकार को ही प्राकृतिक अधिकार के अंतर्गत माना है। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे चलते हैं, संप्रभुता एक विशिष्टता है, किसका है दोस्तों? जनता का, राज्य का या सरकार का या संसद का? दोस्तों वो राज्य का, ठीक है, राज्य का एक महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि संप्रभुता जो है दोस्तों, आपको संप्रभुता विषय में थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। संप्रभुता दोस्तों, संप्रभुता मतलब होता है सर्वोच्च शक्ति या सर्वोच्च पावर, ठीक है, सोवर्टिस कह सकते हैं। इसकी देन, ये शब्दावली देन है दोस्तों, बोंदा की देन है, ठीक है दोस्तों। इसमें जो प्रश्न पूछा जाएगा, राज्य के 4 अनिवार्य तत्वों में से संप्रभुता है। एक तो आपका पड़ता है दोस्तों निश्चित भूभाग, जनसंख्या, और तीसरा आपका संप्रभुता, और चौथा सरकार। ये सभी मिलकर राज्य का निर्माण करते हैं दोस्तों। ये 4 तत्व होते हैं जो राज्य का निर्माण करते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? न्याय, व्यक्ति की गरिमा, बंधुत्व या संघीय? दोस्तों जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द नहीं है वो संघीय नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, केंद्र तथा राज्यों के बीच विवादों के अंतर्गत परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होता है, अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, संवैधानिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? दोस्तों प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के मध्य जो विवाद होता है न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों। आगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, अंबेडकर के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन का महत्वपूर्ण अंबेडकर के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय या आर्थिक न्याय या सामाजिक न्याय? तो दोस्तों आपने आंसर गेस किया होगा, ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक न्याय को ही डॉक्टर अंबेडकर ने अपने महत्वपूर्ण के अंतर्गत रखा है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों, किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत को घटिया इतिहास, घटिया दर्शन तथा घटिया विधि के रूप में आलोचना की है? सर हेनरी मेन ने, लॉर्ड एक्टन ने, हॉबहाउस या मिल ने? दोस्तों ठीक है, वो विचारक है लॉर्ड एक्टन। लॉर्ड एक्टन ही एक ऐसा विचारक था जिसने सामाजिक समझौता जो सिद्धांत था उसे घटिया इतिहास, घटिया दर्शन और घटिया विधि के रूप में इसने आलोचना की है, लॉर्ड एक्टन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे है देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, किसने कहा कि राष्ट्र दैविक आदर्श की अभिव्यक्ति एवं उसका रहस्य उद्घाटन है? विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, महात्मा गांधी या बी आर अम्बेडकर? तो दोस्तों अरविंद घोष ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा दोस्तों, प्रभुसत्ता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया? ऑस्टिन ने, ऑक ने, एकविनाश ने या मैटलैंड ने?
तो दोस्तों वो किया है ऑस्टिन ने। ऑप्शन नंबर ए, प्रभुसत्ता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन ऑस्टिन ने किया था। आगे जैसे क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? लॉक ने सरकार और राज्य जैसे शब्दों में भ्रम उत्पन्न किया है। लॉक सरकार को राज्य से श्रेष्ठ मानता है। लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद किया है। लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद नहीं किया है। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 में कौन सा इसमें कथन सही है? तो सही है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद किया है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, अध्यात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार क्या है? शक्तियों का संतुलन, शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का एकीकरण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आध्यात्मिक शासन का सैद्धांतिक आधार है वो है मॉन्टेस्क्यू द्वारा जो प्रतीक से शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत, इससे संबंधित इसका राजनीतिक सैद्धांतिक आधार है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आपका बी है। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 है, गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? गिरिह प्रवचन, हिंद स्वराज, भारत की खोज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई ट्रूथ एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यह कहा जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सत्य के साथ मेरा प्रयोग ही गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इनकी जो पुस्तक है अंग्रेजी में लिखी गई है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, लोक संप्रभुता के दर्शन का सर्वप्रथम किसने प्रतिपादन किया था? हॉब्स ने, लॉक ने, रूसो ने या मिल ने? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लोक संप्रभुता का जो दर्शन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था सर्वप्रथम वो रूसो ने किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा दोस्तों, ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए सरपंच के प्रति उत्तरदायी है, ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी है, क्षेत्र समिति के प्रति उत्तरदायी है या जिला अधिकारी के प्रति उत्तरदायी है? तो दोस्तों ग्राम सभा जो होती है, ग्राम पंचायत होती है, वो अपने ग्राम सभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दोस्तों, समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया था? लेनिन द्वारा, रॉबर्ट ओवन द्वारा या कार्ल मार्क्स द्वारा या हीगल द्वारा? तो दोस्तों समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो रॉबर्ट ओवन द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, निम्न में से किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया? केशवन भारती बनाम केरल राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य या सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य या शंकरी प्रसाद बनाम राजस्थान राज्य? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। केशवन भारती बनाम जो केरल राज्य था, इसमें संविधान ने इसे मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों केशवन भारती केस आपका, आप इसको जरूर पढ़िए एक बार। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, वर्तमान में लोकसभा की बैठक के लिए क्या गण पूर्ति है? 54 सदस्य गण है, 55 गण सदस्य है और 56 सदस्य गण है या 57 सदस्य गण है? दोस्तों जो वर्तमान में लोकसभा के बैठक के गणपूर्ति के अंदर है वो 55 सदस्य गण है। अगर इसमें कोई परिवर्तन हुआ दोस्तों आप इंटरनेट पर देख सकते हैं क्या परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग पिछले ईयर का पेपर हल कर रहे हैं, हो सकता है कि परिवर्तन हुआ हो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 करा, आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव प्रथमतः कहाँ हुआ था? यूएसए में, फ्रांस में, इंग्लैंड में या बेल्जियम में? तो दोस्तों जो आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव हुआ था वो सर्वप्रथम हुआ था इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका आंसर सी पड़ेगा। तो ये इंग्लैंड या ब्रिटेन या लंदन कह सकते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों लॉक के क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, लॉक का विश्वास था कि संप्रभु समस्त कानूनों का प्रमुखता होता है, विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है या समस्त कानूनों से ऊपर है या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों जो लॉक का विश्वास था वो संप्रभुता विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर आपका बी पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 31 दोस्तों, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है? प्रशासन से, विदेश नीति से, आर्थिक नीति से या न्यायिक नीति से? तो दोस्तों जो कौटिल्य का मंडल सिद्धांत है वो विदेश नीति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
नकारात्मक स्वतंत्रता के उदाहरण निम्नलिखित में से किस एक पर बल देती है? समानता पर, स्वायत्तता पर, हस्तक्षेप के अनुपस्थित पर या पसंद की स्वतंत्रता पर? तो दोस्तों जो नकारात्मक स्वतंत्रता के उदाहरण है वह मुख्यतः, ठीक है दोस्तों, हस्तक्षेप की अनुपस्थिति पर बल देती है। आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं। परमादेश पर, बंदी प्रत्यक्षीकरण पर, प्रतिषेध पर या अधिकार परीक्षा पर? जो वह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 5 रिट जारी किए जाते हैं उसमें से एक रिट के अंतर्गत पूछा जा रहा है यहाँ पे। दोस्तों परमादेश का ही अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। जब कोई अधिकारी अपने कार्य को सुचारू ढंग से नहीं करता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसको आदेश जारी करती है कि अपने कार्यों को सुचारू रूप से करें, तो उसे परमादेश देती है और उसे बाध्य करती है वो कार्य करने के लिए। आगे जल्दी दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। यह कथन की स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते किससे संबंधित है? डायसी से, लॉर्ड एक्टन से, बर्लिन से या डार्किन से? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 का आपका आंसर है लॉर्ड एक्टन। लॉर्ड एक्टन, ठीक है दोस्तों, स्वतंत्रता और समानता एक साथ नहीं रह सकते, यह लॉर्ड एक्टन ने कहा था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के हृदय एवं आत्मा के रूप में किया है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो दोस्तों जो डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा या हृदय कहा है वो कहा है ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही कहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष या अतिरिक्त मूल्य या यदमात्मम? तो दोस्तों जो मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है, यदात्मम नहीं संबंधित है और सभी यहाँ पे कार्ल मार्क्स से संबंधित विचारधाराएं हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार भूमि है, राजनीति के निरसक तत्व हैं, मौलिक अधिकार, संघीय संरचना या प्रस्तावना? दोस्तों जो दार्शनिक आधार होता है, भूमि होती है, पृष्ठभूमि और प्रस्तावना होती है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना अगर आप पढ़ लेते हैं तो पूरे भारतीय संविधान को आप जान सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, इसीलिए इसको हम लोग भारतीय संविधान की कुंजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा दोस्तों। 38 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीतिगत निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है? तो चलिए आप विकल्प देखिएगा। धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण व प्रचार की स्वतंत्रता, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, कामगारों के निर्वाह मजदूरी या वनों या वन्यजीवों की रक्षा? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर दोस्तों, क्योंकि ये दोस्तों आपका स्वतंत्रता का अधिकार आता है। जो स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आपको 6 प्रकार की आज़ादी दी गई है। उसमें से पहली आज़ादी है आपको किसी भी अपने धर्म प्रचार को प्रचार प्रसार करने की आज़ादी इस प्रकार दी गई है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर दोस्तों, जो राज्य के निःशुल्क तत्वों में से सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य के निःशुल्क तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता? अनुच्छेद 40, 37, 42 या 45? तो दोस्तों अनुच्छेद 37 ये कहता है कि किसी भी राज्य के निःशुल्क जो तत्व होते हैं उसको न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता। अनुच्छेद 37 के अंतर्गत ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। निर्वाचन के बाद सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है 3 माह के बाद, 6 माह के बाद, 1 वर्ष बाद या 2 वर्ष बाद? तो दोस्तों वो किया जा सकता है 1 वर्ष बाद। अगर कोई भी, ठीक है, सरपंच या ग्राम सभा का प्रधान अब अपने कार्यों को सुचारू ढंग से नहीं कर सकता तो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा करके उसे हटाया जा सकता है 1 वर्ष बाद, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा। 1936 में किसने कहा गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है? महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, टैगोर या नेहरू?
तो स्वयं गांधी जी ने कहा था दोस्तों, गांधी जी ने ही कहा था कि गांधीवाद जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। ठीक है दोस्तों, कई बार एग्जाम पूछा भी गया है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग 1994 में कार्यशील नहीं है? आर्थिक और सामाजिक परिषद, सचिवालय, महासभा या न्यासी परिषद? तो क्वेश्चन नंबर 42 का आपका आंसर पड़ेगा दोस्तों डी, न्यासी परिषद 1994 के बाद कार्यशील नहीं है। ठीक है, उससे पहले ये कार्यशील था। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा। एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे कहलाता है? समाजवादी राज्य, पुलिस राज्य, कल्याणकारी राज्य या सर्वोदय? तो दोस्तों वो कहलाता है कल्याणकारी राज्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर, एक राज्य जो अपने सभी नागरिकों को अधिकतम से अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक सुविधाएं प्रदान कर सकता है, ऐसा राज्य कल्याणकारी राज्य कहलाता है। आगे चलते तो क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा। एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु तो अराजकता का शासन है, यह कथन किसका है? लॉर्ड ब्राइस का, एबी डाइसी का या जेलिनेक का या जीबी शॉ का? तो दोस्तों कथन है जेलिनेक का। ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर दोस्तों। जेलिनेक ने ही एक आधुनिक राज्य के संविधान के अंतर्गत ये बात कही थी दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। हॉब्स के लेवियाथन के प्रयुक्त कॉमनवेल्थ शब्द का अर्थ है? संप्रभु, समाज, राज्य और सरकार के सामूहिक नाम, प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों का वर्ग, उपयुक्त से कोई नहीं। दोस्तों वो है संप्रभु। ठीक है, जो हॉब्स का लेवियाथन है कि प्रयुक्त कॉमनवेल्थ का शब्द का अर्थ है वो संप्रभु। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है। सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य एक नैतिक संस्था है, राज्य एक मानवकृत संस्था है, राज्य एक प्राकृतिक आवश्यक संस्था है, राज्य की प्राकृतिक स्वभावी है? दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बी, राज्य एक मनोकृत संस्था है, ये सामाजिक समझौता के अनुसार सत्य कहलाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा। निम्नलिखित में से मार्क्स के अनुसार कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है? व्यक्ति, जनता, वर्ग या दल? तो दोस्तों जो कार्ल मार्क्स के अनुसार ऐतिहासिक परिवर्तन का जो मुख्य कारक कहलाता है परिवर्तन का, वो है वर्ग, ग्रुप यानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा। धन विधेयक को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 में, अनुच्छेद 111 में, अनुच्छेद 112 में, अनुच्छेद 113 में? तो दोस्तों अनुच्छेद 110 में ही धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। कौन सा विधेयक धन विधेयक है, कौन सा सामान्य विधेयक है, और जो लोकसभा का स्पीकर होता है ये निश्चित करता है कौन सा विधेयक सामान्य विधेयक है और कौन सा विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा संवैधानिक सरकार की प्रकृति को ठीक प्रकार स्पष्ट करता है? सीमित शासन, व्यक्तियों के स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा, व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा, या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों जो संवैधानिक सरकार की प्रकृति को ठीक प्रकार स्पष्ट करता है वो सीमित शासन करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 50 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा। राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है राजनीतिक दल या न्यायालय या संविधान, विधानपालिका, राजनीतिक दल, न्यायालय, राजनीतिक दल, विधानपालिका या संविधान, विधानपालिका या न्यायालय या कार्यपालिका? तो दोस्तों राजनीतिक जो प्रतिनिधित्व होते हैं वो राजनीतिक दल द्वारा, विधानपालिका द्वारा और संविधान द्वारा सुनिश्चित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। सबसे पहले कोई राजनीतिक दल होता है, फिर विधानपालिका से संबंधित होता है, फिर वो संविधान संबंधित होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15% निश्चित की गई है? 89वें संविधान संशोधन द्वारा, 90वां, 91वां या 92वां? दोस्तों 91वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या होती है 15 इसकी निश्चित की गई है। इससे घटाया बढ़ाया भी जा सकता है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा।
निम्नलिखित में से एक मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य नहीं है? अपने दल की नीतियों के बारे में सूचित करना, मंत्रिपरिषद के सभी विन्यासों को सूचित करना, या प्रशासन संबंधी सूचनाओं को जानकारी देना, या विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में सूचित करना। तो दोस्तों 52 का ए आपका करेक्ट आंसर। अपने दल के नीतियों के बारे में सूचित करना ये कर्तव्य नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। ये एक मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कोई उत्तरदायी या कर्तव्य नहीं होता। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा। किसको भारत में अशांति का अग्रदूत कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को, फिरोज शाह मेहता को, WC बनर्जी को, या लाला लाजपत राय को? तो दोस्तों जो भारत का शांति का अग्रदूत कहलाता है वो बाल गंगाधर तिलक कहलाते हैं। आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए कौन ऐसा विचारक था जिसने बाल गंगाधर तिलक को भारत का अशांति का अग्रदूत माना है। तो जल्दी से दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट। आगे चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था लोक शिकायतों से संबंधित नहीं है? योजना आयोग, लोकायुक्त, उच्चतम न्यायालय, या उच्चतर न्यायालय? तो दोस्तों जो योजना आयोग है, योजना आयोग से संबंधित नहीं है, और सभी जो संस्थाएं हैं वो सभी क्या है दोस्तों? लोक शिकायत यानी जन शिकायतों के लिए बनाई गई। जैसे लोकायुक्त तो दोस्तों आपके करप्शन या भ्रष्टाचार की जांच के लिए, उच्चतम न्यायालय सजा प्रावधान के लिए, उच्चतर न्यायालय यानी आपका हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं, ये सभी यहाँ पे लोक शिकायतें सुनी जाती हैं दोस्तों। आगे देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 है। क्वेश्चन 55, भारत एक गणराज्य है क्योंकि विधायिका कार्यपालिका से अधिक शक्तिशाली है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन है, या भारत में राज्याध्यक्ष या राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो जल्दी गेस करिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 को। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। भारत में राज्याध्यक्ष राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, इसलिए भारत एक गणराज्य है क्योंकि यहाँ भारत में जो राज्याध्यक्ष राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 है। क्वेश्चन नंबर 56 है, राज्यसभा में विशिष्ट ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव संपन्न कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। वे निम्नलिखित किस क्षेत्र से संबंधित होते हैं? साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा, उपयुक्त सभी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ठीक है। जो राज्यसभा होती है दोस्तों, राज्यसभा में कुल राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जो दोस्तों 6 विषयों से संबंधित होते हैं। साहित्य, विज्ञान, कला, और सेवा, समाज, साहित्य, ये सभी के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें दोस्तों सभी आते हैं। और जो अगर लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में कुल 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो याद रखिए दोस्तों, राज्यसभा में 12 सदस्यों को और लोकसभा में 2 सदस्यों को। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है? तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, या छठवीं अनुसूची? दोस्तों जो चौथी अनुसूची है वो भारतीय संविधान के राज्यसभा के स्थानों से आवंटित संबंधित है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व नहीं है? संगठन, विदेशों द्वारा मान्यता, सामान्य सिद्धांतों में सहमति, संवैधानिक प्रावधानों में विश्वास? तो दोस्तों जो विदेशों द्वारा मान्यता है वो राजनीतिक दल के लिए आवश्यक शर्त नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर दोस्तों। ये राजनीतिक दल के लिए कोई भी आवश्यक तत्व के अंतर्गत नहीं होता। और सभी संगठन आवश्यक होते हैं दोस्तों, सामान्य सिद्धांत में सहमति भी आवश्यक होती है, या संवैधानिक साधनों में विश्वास भी आवश्यक होता है, अन्यथा ये दल नहीं कहलाते बल्कि वो राजनीतिक दल हो जाते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय विचारकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंगों में नहीं है? स्वामी पुरोहित पूर्व कोश। तो भारतीय विचारकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के 7 सिद्धांत जो सप्तांग सिद्धांत है कौटिल्य का, मनु का, इसमें उसमें संबंधित नहीं बताना आपको। तो दोस्तों उसमें पुरोहित नहीं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है, सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? प्लेटो द्वारा, अरस्तु द्वारा, मैकियावेली द्वारा, या मोंटेस्क्यू द्वारा?
दोस्तों सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण किया सर्वप्रथम किया गया था प्लेटो द्वारा किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया गया है? 52 में, 61 में, 78 में या 75 में? तो दोस्तों भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 78 है उसमें ठीक है राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया गया है। वो किसी भी से भी अपने को क्या कर सकता है, सूचना मांग सकता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61 का आपका आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 62 है दोस्तों, निम्नलिखित में से अबेमेल को बताइए, या इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तिलक, बिपिन चंद्र पाल, गोखले, नौरोजी, नेहरू, बोस, जयप्रकाश, लोहिया। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दिया जाए, गर्म दल और नरम दल से संबंधित पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ये बेमेल है, ठीक है, बेमेल है, यानी बेमेल है। तो नेहरू और बोस का कोई संबंध नहीं दोस्तों, कोई ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? राज्य का दैवी सिद्धांत, समझौता सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत या अपने सीमित रूप में उपयुक्त सभी? तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, विकासवादी सिद्धांत ही है राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आपको फिर बता दिया जाए, जो सामाजिक विज्ञान का आपका पेपर है, ठीक है, जो 2013 में इसका फॉर्म भराया गया था दोस्तों, ठीक है, और ये परीक्षा हुई थी आपकी 1 फरवरी 2015 को दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग उसका सामाजिक विज्ञान का पेपर हल कर रहे थे। आज के इस कड़ी के अंदर हम लोगों ने दोस्तों नागरिक शास्त्र का पेपर हल किया, ठीक है दोस्तों, नागरिक शास्त्र के पेपर को हल किया। अगर किसी प्रकार कोई समस्या हुई है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। आपके इस छोटे से लाइक से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। और एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट ये भी होता है दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।